Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Things to know before exam. English class 11. इस वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो आपको पेपर से पहले पता होनी चाहिए। सिनोनिम्स 10 नंबर के क्वेश्चन आता है ये पेपर में, MCQs की शक्ल में, पूरी किताब में से होगा। और इसकी जो डिवीजन है वो मैं स्मार्ट सिलेबस वाली वीडियो में दे चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। तो सिनोनिम्स जो हैं ये आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा है, आपको इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो सीक्रेट है वो ये है कि आप क्रैमिंग करके सिनोनिम्स याद नहीं कर सकते। याद करके क्रैमिंग करके रट्टा लगा के आपने सिनोनिम्स को 10-15 दिन 20 दिन इतने दिन तक याद रख सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशंस में वो लफ्ज़ आपको दोबारा याद ही नहीं आता। तो जो इसका है, जो एक्चुअल फार्मूला है, जो जेन्युइन फार्मूला है वो रीडिंग है। रीडिंग इज द बेस ऑफ वोकैबुलरी। आपकी जितनी वोकैबुलरी बिल्ड होती है वो आपकी रीडिंग से होती है। रीडिंग करें, उसको समझने की कोशिश करें, तर्जमा ज़रूरी नहीं है, उसको समझने की कोशिश करें बात क्या की गई है। तर्जमे का सवाल वो एक अलग से आता है, वो उसको उस तरह से करेंगे, लेकिन नॉर्मल रीडिंग जो है वो आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की होनी चाहिए। रीडिंग इज़ द बेस ऑफ वोकैबुलरी। रीडिंग करते रहे, रीडिंग करें, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपने। और इसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपके सिनोनिम्स जो है वो इंप्रूव होंगे। इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है अगर आपने, तो आप रीडिंग करें। रीडिंग की वजह से ही हमें सेंटेंस पढ़ के ही महसूस हो जाता है कि ये सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो अपनी पूरी किताब रीडिंग करें, उसको समझने की कोशिश करें, या अगर पॉसिबल हो, ये बहुत लंबा काम है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो ट्रांसलेट करें। और मैंने चैनल पे सारी ट्रांसलेशन की वीडियोस डाली हुई हैं। कंप्रीहेंशन थोड़ी साथ में मैंने बताने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन मेनली ट्रांसलेशन की वीडियोस हैं। कंप्रीहेंशन मैंने साथ साथ बताने की ट्राई ज़रूर की हुई है, कहीं पे नहीं भी है, लेकिन आसान करने की कोशिश की है कि ट्रांसलेशन ही ऐसी हो जाए कि कंप्रीहेंशन हो जाए साथ में। दिस विल प्रूव लाइफ चेंजिंग। ये लाइफ चेंजिंग चीज़ है। रीडिंग हमारे यहाँ अब तो बहुत ही छोटा काम समझा जाता है, जबकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने में बुनियादी काम ये है, रीडिंग है, इनपुट है। रीडिंग जो है वो आपको इनपुट देती है, आपको आउटपुट इसकी स्पीकिंग या राइटिंग से मिलेगी, लेकिन पढ़ेंगे तो फिर है ना। अकॉर्डिंग टू रिनाउंड डिक्शनरीज, थिसॉरस पिग हैज 50+ सिनोनिम्स। जी हाँ, ये एक लास्ट वाली जो चीज़ है ये ज़रा देख लें। इस पे मैं सिनोनिम्स को याद करने का या उनको क्रैमिंग करने के हक में क्यों नहीं हूँ, मैं इसकी वजह बता देता हूँ। बिग लफ्ज़ की आप किसी अच्छे थिसॉरस में इसके सिनोनिम्स देखिए, 50 से ज़्यादा सिनोनिम्स हैं। आपको पेपर में अगर बिग आ गया, अंडरलाइन किया है, और उन्होंने एक करेक्ट आंसर देना, बाकी 3 गलत होंगे, यानी जो 50 से ज़्यादा हैं, या 50 ही कह लें, तो 50 में से एक सिनोनिम आना है, तो वो कौन सा आना है वो किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए इतनी लंबी कोशिश करने की, या इतनी कह लें कि वर्थलेस कोशिश करना कि क्रैमिंग कर रहे हैं। अगर आप एक लफ्ज़ के प्रॉपर उसके सिनोनिम्स देखते हैं तो हर लफ्ज़ के तकरीबन 7, 8, 10 निकल आते हैं। कितने याद कर लेंगे? तो बेहतर है याद ना करें, आप फोकस अपना रीडिंग के ऊपर करें और कंप्रीहेंशन पे करें। समझ आ जाए आपको, लफ्ज़ों का मीनिंग आपको समझ आने लग जाएंगे, तो आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, उसके अंदर अंदर सिनोनिम्स जो है वो साथ ही बिल्डअप हो जाते हैं। टेक्स्ट बेस्ड MCQs 4-5 नंबर के आते हैं पेपर में। ये MCQs ही हैं, लेसन में से आएंगे। लेसन पढ़ा होगा तो आपको इसकी समझ आएगी। और
फिर एक्सरसाइज में दिए होते हैं एमसीक्यूज, हर एक्सरसाइज में दिए हुए। जो नई किताब आई है उसमें तकरीबन, पहले पुरानी में सारे सभी लेसन में नहीं थे, लेकिन इसमें सभी में है। और चांसेस यही हैं आपकी आसानी के लिए, आपकी रिलैक्सेशन के लिए, चांसेस यही हैं कि एग्जामिनर उन्हीं में से कोई क्वेश्चन दे देगा। लेकिन एग्जामिनर के पास ऑप्शन होती है कि वो अपने पर्सनल चॉइस इस्तेमाल करे, वो खुद कोई सिनोनिम बना दे, वो कोई खुद सिनोनिम बना दे। तो इस मसले का क्या हल है? अगर मैं एक लेसन के सिनोनिम्स बनाऊं तो मैं सिनोनिम्स या सॉरी एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बना दूं, तो मेरा ख्याल है कि मैं एक 1 पेज का जो लेसन होगा उसके मैं तकरीबन 60-70 एमसीक्यूज बना सकता हूँ। तो इतने एमसीक्यूज कौन याद कर सकता है? इतनी मोटी मोटी किताबें जो बाजारों में मिलती हैं वो इसी किस्म की कोशिश की गई होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज, और फिर उन्होंने उनको डिवाइड किया होता है कि ये 10, एक में 10 हैं, फिर दूसरी में एक एक लेसन के उन्होंने 10-10 एक्सरसाइजेस बना दी होती। तो इतना लंबा चौड़ा कौन याद करेगा, और फिर याद ही करेंगे। तो आसानी किस चीज़ में है? यू ओनली नीड टू रीड द लेसन्स प्रॉपरली। लेसन्स को प्रॉपरली मुनासिब तरीके से पढ़ें, उन्हें समझें। देयर इज नो वे टू टेल हाउ मेनी एमसीक्यूज कैन बी मेड फ्रॉम अ सिंगल लेसन। कोई तरीका ही नहीं है कि कितने बन सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल सिर्फ बताई। तो प्रायोरिटाइज करना है ये आसानी के लिए कि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को प्रायोरिटी पे याद करें, उनको सीखें। वो 5-6 होते हैं और मैंने उनके ऊपर वीडियोस भी बनाई हुई है, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, खुद के ब्रेन से हेल्प लें जो सबसे बड़ा आपका हेल्पर है, जिसने परफॉर्म करना है मैदान में जाके। तो उम्मीद अच्छे की रखें, लेकिन बुरे की तैयारी करके जाएं। इसका मतलब ये है कि आप उम्मीद ये रखें कि आपको एक्सरसाइज में से आएंगे, लेकिन प्रिपरेशन किस चीज़ की करके जानी है कि एग्जामिनर 5 के 5 क्वेश्चन अपनी मर्जी के बना के डाल दे, जो आपने कभी किसी किताब में नहीं देखे। तो फिर क्या होगा? तो प्रिपरेशन फॉर द वर्स्ट वो कैसे होगी? सिर्फ एक सिंपल सा फार्मूला है, लेसन को प्रॉपरली पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। कोई ब्रेन इतना डल नहीं होता कि आपने एक लेसन पढ़ लिया फिर आपको वो याद करना पड़े, उसको हिफज करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। Read the question statement, read all 4 options, pick your answer, you have plenty of time. हाँ जी, किसी भी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का स्टैंडर्ड तरीका ये है, स्टेटमेंट पढ़ें और ऑप्शंस चारों पढ़ें, चारों ऑप्शंस पढ़ें। बाज़ औक़ात आपका पहला ए या बी ऑप्शन जो है वो ठीक होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी इसी तरह से करते हैं कि पहला ऑप्शन ठीक है, उसी को टिक किया, अगले क्वेश्चन पे चले गए। टाइम तो शायद वो बचा लेते हैं, लेकिन इसमें उनके गलती हो जाने के चांसेस भी होते हैं। ऑप्शंस चारों पढ़ें, फिर अपना आंसर जो है वो पिक करें। आपके पास बहुत टाइम होता है। इंग्लिश का पेपर इतना लंबा नहीं होता कि आप उसमें कुछ जल्दबाजी करें। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, लिखें ज़रा, चेक देखें, इस पर गौर कीजिएगा। खातमुन नबीयीन मीन्स, खातमुन नबीयीन का मतलब है कि मानी है। ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, और डी द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स। अब जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पहले आपसे कह चुका हूँ कि खातमुन नबीयीन नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो इसको आंसर को, पहले आंसर को टिक कर देंगे। पहले के बाद दूसरा काफ़ी आगे जाके आ जाता है हज़रत आदम, वो कहीं भी खातमुन नबीयीन नहीं है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स। इन लफ्ज़ों के मानी जो हैं वो ये हैं, नबियों का इख्तिताम करने वाला, इख्तिताम, मुहर, द सील ऑफ द प्रॉफिट्स, खातमुन नबीयीन। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो
तसल्ली से स्टेटमेंट पढ़ें, चारों ऑप्शंस पढ़ें, गौर करें, फिर टिक करें। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्वेश्चन 5 MCQs की शक्ल में होता है। खाली जगह में आपने वर्ब लगाना है और वर्ब की 4 फॉर्म्स उन्होंने आपको दी होंगी, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, एक ठीक होगा। तो इसके लिए आपने प्रिपरेशन करने के लिए ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है उसमें से मदद लें, उसमें इसकी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, उनको करें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर उन्हीं में से आए। और जो स्मार्ट सिलेबस इस साल के पेपर के लिए आया है उसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो टेक्स्ट बुक की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चंस हैं वो सभी में नहीं है, किसी में है किसी में नहीं है, उनमें से पेपर आएगा ये स्मार्ट सिलेबस। लेकिन स्मार्ट सिलेबस हमेशा नहीं रहना, ये इसी साल होगा, इसके बाद तो नहीं होगा। तो आपने अपनी हेल्प इधर से लेनी है और फिर इसके अलावा अपने टीचर से आपने डिमांड करनी है या पूछना है, उनसे कीजिएगा कि एडवर्ब की वजह से कि कौन से टेंस में कौन सा एडवर्ब जनरली एसोसिएट किया जाता है। जैसे ऑलवेज का एडवर्ब है तो वो नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। येस्टरडे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो एडवर्ब्स जो हैं उनकी वजह से टेंस में कौन सी हमने फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है हमारे एग्जाम्स में। तो ये सीख लें, ये सबसे ज़्यादा आसानी होगी। ये ठीक है, ये इस साल के लिए ठीक है, लेकिन ये हमेशा के लिए ठीक रहेगा, आपकी मर्जी है। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अहम क्वेश्चन होता है ये, इंग्लिश पार्ट 1 में भी होगा, पार्ट 2 में भी होगा। और ऊपर पेपर के ऊपर स्टेटमेंट ये आती रही है कि 2-3 लाइनों में या 3-4 लाइनों में लिखें इसको। तो लाइंस जो हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने वो लाइनें पूरी भरनी है। उसका मतलब ये है कि कम से कम 2 सेंटेंसेस हों, 2 दफ़ा आपने फुल स्टॉप लगाया हो, 2 सेंटेंस मुकम्मल हो, फिर 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। आप उसको थोड़ा सा बढ़ा के 3 या 4 सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा करने से अवॉइड करें, बहुत छोटा लिखने से अवॉइड करें, बहुत लंबा लिखने से अवॉइड करें। ज़्यादा लिखेंगे कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये सिंपल लॉजिक है, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस हैं। और एक आपके साथ मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। स्टूडेंट्स थे कुछ जो इंग्लिश में राउंड अबाउट परफॉर्म करते थे क्लास में, और पार्ट 1 का एग्ज़ाम भी उनका इसी तरह से था कि 90+ मार्क्स थे सबके। 7-8 स्टूडेंट्स थे जिनके 90 से ऊपर मार्क्स थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 का फाइनल एग्ज़ाम हुआ तो उनमें से एक स्टूडेंट जिसकी टेंडेंसी थी कि वो क्वेश्चंस को शॉर्ट छोटा लिखता था, तो क्लास टेस्ट में मेरे लिए तो वो ठीक होते थे, आंसर तो ठीक है, तो वहां तक तो वो 2 नंबर उसको हम देते रहे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि उसके जो 20 सवाल थे, एग्जामिनर ने उसके पेपर पे हर क्वेश्चन को टिक करके क्रॉस नहीं किया, गलती नहीं निकाली, टिक किया, 1 नंबर दिया, 2 नहीं दिए। क्यों? सेंटेंस एक था, बाद बात एक सेंटेंस भी नहीं था, एक लफ्ज का जवाब दे दिया। तो इस तरह का क्योंकि एक लेसन ऐसा था जिसमें सिर्फ नाम ही पूछे हुए थे कि फलां करैक्टर है, उसके बाप का नाम बता दे, तो नाम तो उतना ही होगा 2-3 लफ्जों का, तो उसने उतना ही लिखा उसको। उसका नतीजा ये निकला कि उसके 66 मार्क्स आए, जबकि उसके जो साथ बाकी जो 5-6 स्टूडेंट्स दूसरे थे वो 86, 88, 90+ उनमें से एक आध का तो 97 मार्क्स भी थे। तो ये चीज़ एक लेसन हो सकती है कि 2 मुकम्मल जुमले लिखें, उससे नीचे ना जाए, कम ना हो, 3 भी कर सकते हैं
अगर आपका जवाब तसल्ली नहीं हो रही 3 कर लें, फिर भी नहीं हो रही 4 कर लें, लेकिन लंबा जवाब लिखने से अवॉइड करना ही बेहतर है। 2 तो कम से कम हो, 3 कर लें, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 या 4 ना करें तो बेहतर है। एग्जाम्स में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन होता है लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें। तो इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि लिखना सीख लें, और अगर आप याद करना चाहते हैं साथ में तो एप्लीकेशन याद करें, क्योंकि एप्लीकेशंस की तादाद थोड़ी है और इसका एक जो सेट पैटर्न है वो लेटर की निस्बत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, यानी इसको उसी को फॉलो करोगे उसी के मुताबिक नंबर मिल जाएंगे। लेटर में क्योंकि लेटर फ्लेक्सिबल होता है, उसका पैटर्न उस तरीके से मार्क्स नहीं किया जाता जिस तरह से एप्लीकेशन का किया जाता है। एप्लीकेशन के तो पैटर्न के 4-5 नंबर होते हैं, तो बाकी अंदर जो कुछ लिखा है 2-3-4 नंबर उसके होंगे। तो इस तरह का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है उसमें से 10 में से 10 नंबर नहीं आ रहे अगर, तो 8 बेहतर हैं, 9 बेहतर हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप लेटर लिखेंगे आप 7-6 पे जा सकते हैं। और लेटर्स जो हैं वो होते भी ज़्यादा हैं, टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं उनके, और फिर उनकी टाइप्स भी ज़्यादा हैं। एप्लीकेशन तो एक ही है, आपके कोर्स में एप्लीकेशन ये है प्रिंसिपल के नाम लिखनी है, लेटर जो है वो रिलेटिव्स को लिखने हैं यहाँ पे। इसके बाद लेटर की और किस्में होती हैं, लेकिन वो इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में आएंगी। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव्स के भी, वो मामू को लिखें, भाई को लिखें, अम्मी को लिखें, अब्बू को लिखें, बड़ी बहन को लिखें, छोटी बहन को, तो मुख्तलिफ तरीके के, और फिर हर एक में आपने टोन चेंज करनी है, तरीका चेंज करना है, वो मुश्किल होता है। लेकिन लर्न टू राइट, दोनों को लिखना सीख लें होते कैसे हैं। इसके लिए आप अपने टीचर से ज़रूर हेल्प लें कि लेटर भी सीखें, एप्लीकेशन भी सीखें। तो इसके अंदर वही है, नॉर्मल है कि एप्लीकेशंस प्रिपेयर की जाती हैं, लेटर को छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपको एक मैं बताता हूँ, 2009-10 के राउंड अबाउट गुजरांवाला बोर्ड में पेपर आया पार्ट 1 का। उसमें यह हुआ कि 2 लेटर आ गए, एप्लीकेशन आई नहीं, और इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। एग्जामिनर 2 एप्लीकेशन दे सकता है, एग्जामिनर 2 लेटर्स दे सकता है, एग्जामिनर लेटर या एप्लीकेशन दे सकता है, जो नॉर्मल पैटर्न है। लेटर, एक लेटर लिखवा दिया कि एप्लीकेशन लिखवा दी, तो एप्लीकेशन ही लिखते हैं। या एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एप्लीकेशन लिखें जी हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी की रिफ़ंड करने की, ये थोड़ा सा रेयर है। ये इस तरह की एप्लीकेशन नॉर्मली स्टूडेंट्स याद नहीं करके जाते, प्रिपेयर करके नहीं जाते, तो इस तरह उसमें तो साल में भी उन्हें मसला हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला हो गया था उन लोगों को, बच्चों को, जिन्होंने एप्लीकेशन ही प्रिपेयर की हुई थी और पेपर में दोनों लेटर आ गए थे। 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देना बड़ा काम खराब होता है। और आपने इसका पैटर्न या फॉर्मेट कौन सा फॉलो करना है, जो आपकी बोर्ड की ग्रामर एंड कंपोजिशन है उसमें किस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा है, आपने उसी तरीके से लिखना है। जो चीज़ लेफ्ट साइड पे लिखनी है, जो चीज़ राइट पे लिखनी है, वो उसी से देखना है और उसी को फॉलो करना है कि एप्लीकेशन और लेटर दोनों के लिए। कोई पुराना तरीका, कोई इधर उधर का तरीका ना देख कीजिएगा, इसके नंबर कट जाते हैं। तो कोशिश यही होगी कि आप टेक्स्ट बुक, जो ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है सेकंड ईयर की या फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट की जो है, उसको फॉलो करें। और अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो पूरे 1 सफ़े की होनी चाहिए, एप्लीकेशन की लेंथ कम होती है। और अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो वो 1.5 पेज का होना चाहिए। और एक और चीज़ है, स्टूडेंट्स शीटें भरने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेट है कि ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा नंबर आएंगे, तो एक उनके अंदर ये एक उन्होंने गुर सीखा हुआ है, एक तरीका सीखा हुआ है कि खुले खुले मार्जिन लगा देते हैं, आधा पेज मार्जिन में ही गायब कर देते हैं। 2 इंच का उधर से जोड़ दिया, 2 का इंच उधर से, दरम्यान में से आधा पेज रह जाता है, उसके अंदर वो लिख देते हैं और
फिर लाइन स्किपिंग करते हैं, यानी एक लाइन छोड़ के अगली पे लिखते हैं। तो इससे लेंथ तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपका इंप्रेशन तबाह हो जाता है। जो एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन है वो तबाह हो जाएगा, जो उसका फॉर्मेट है वो गंदा लगेगा, आपके नंबर कटेंगे। अवॉइड कीजिए इसको। मॉरल स्टोरी 10 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 पेज की लिखनी है आपने। और पेपर में 2 आती हैं, 2 मॉरल्स देते हैं, गुरूर का सर नीचा पे लिखें या जहाँ चाह वहाँ राह पे लिख दें। ऐसे ही कुछ 2 मॉरल आएंगे, आपने एक पे लिखनी है। 1.5 पेज लेंथ होनी चाहिए और वही ब्रॉड मार्जिन और लाइन स्किपिंग अवॉइड करना है। और 1.5 पेज की कहानी, अब अगर प्यासा कौवा आ गई आपको, जहाँ चाह वहाँ राह या नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अगर वो आ गई है और आपने उसको 1.5 पेज का लिखना है, तो कहानी तो सिर्फ इतनी सी है कि कौवा प्यासा था, उसको घड़ा नजर आया, उसने उसमें पत्थर डाले, पानी ऊपर आया, पिया, उड़ गया। इतनी सी स्टोरी जो है ये भी मुकम्मल है अपनी मैसेज के लिहाज से, मैसेज देने के लिहाज से मुकम्मल है। इतनी कॉमन सी स्टोरी है, लेकिन पेपर में अभी भी आती है। अब उसको आपने एक जो आपका फुल स्केप पेपर है वो 1.5 पेज लिखना है, तो सोचें कैसे लिखेंगे। उस कहानी के अंदर थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर दें कि कौवा प्यासा था, वो इधर उधर उड़ा, वो फलां जगह पे गया, पानी नहीं मिला, फिर वो फलां जगह पे गया, उसे वहां पे घड़ा नजर आ गया। तो उसमें कुछ डिटेल्स, कुछ कवर अप लाइन ऐड करते जाएं, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और इसके लिए ऐड करने के लिए आप एक जनरल स्टार्टिंग पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं शुरू में, जो किसी भी कहानी के बारे में हो सकता है। स्टार्टर पैराग्राफ, वो एक पूरा पैराग्राफ 3, 4, 5, 6 लाइनों का हो सकता है, उसके साथ कोटेशन एक ऐड कर दें। तो स्टार्ट जो है ना वो आपका तकरीबन आधे पेज का हो जाएगा, फिर बाकी आपके पास एक पेज रह जाता है जिसके ऊपर आपने कहानी लिखनी है, वो हो जाती है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो फिर भी कहानी मुकम्मल करने की कोशिश करें, एक पेज से आगे किसी तरह से गुजार दें उसको। राइट ए जेन्युइनली लेंथी स्टोरी बाय एडिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऐड करें उसमें। इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ना सीखें और फिर लिखने की कोशिश करें, लिखना सीखें। अगर ये नहीं है तो फिर तो ये वही पुराने तरीके हैं, और आपकी किताब में 40 से ज़्यादा मॉरल्स हैं, 40 से ज़्यादा मॉरल्स हैं, और तकरीबन सभी स्टोरीज दी भी हुई हैं उन्होंने। तो 40 कहानियाँ याद करने के लिए तैयार हो जाएं, या फिर ये है कि लिखना सीख लें, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। स्टैंजा का क्वेश्चन 5 नंबर का है, 1 पेज काफ़ी है, और इसमें 2 हेडिंग्स आनी चाहिए, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। आपकी मर्जी है, आप 3 हेडिंग्स वाला भी बना सकते हैं। 3 हेडिंग लिखने से आपको 2 लाइनें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो 4 लाइनें आई हुई हैं पेपर में पोइट्री की, वो भी ऊपर लिख देते हैं मार्कर से। उसके नीचे फिर पहली हेडिंग देते हैं रेफरेंस या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और फिर उसके नीचे वो पोएट और पोएम का नाम और वो सारी चीज़ें लिख के फिर नीचे एक्सप्लेनेशन, और इस तरीके से वो पेज पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है वो लाइन स्किपिंग की तरह, चौड़े मार्जिन लगाने की तरह से एग्जामिनर को उधर ही नज़र आ जाती है कि इसने क्या किया हुआ है। इसलिए पोएट्री को ना लिखें, आप ऊपर से शुरू करें और एक पेज मुकम्मल कर दें। पेज से 2 लाइनें ऊपर भी चला जाएगा तो कोई इशू नहीं है, कम हो जाएंगी 2 लाइनें भी, यानी तकरीबन एक पेज तक जाना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपका क्योंकि ये तशरीह है, इसमें जो फिलिंग है, लाइन फिलिंग है, वो जेन्युइन होनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा किया हुआ है। मैंने हर पोएम की स्टैंजा के ऊपर बनाई हुई हैं वीडियोस, उनसे आप मदद ले सकते हैं, अपने टीचर से मदद ले सकते हैं, गाइड्स से तो फिर याद ही करना पड़ेगा। पंक्चुएशन 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन एक बहुत बड़ी स्केल है जो स्टूडेंट्स को बहुत कम पता होती है, और इसके मुख्तलिफ तरीके से
एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त चल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये होता था कि बिल्कुल को अनसीन, पता ही नहीं है कि कहाँ से डाल दिया, पैरा दे देते थे, उसको पंक्चुएट करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हें कुछ समझ नहीं आती थी वो पहला लफ्ज कैपिटल करके आखिर पे फुल स्टॉप लगा के आ जाते थे। लेकिन वो ठीक अप्रोच नहीं है। पंक्चुएशन वो क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने के लिए, मौजूदा सेटअप में अटेम्प्ट करने के लिए आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, जो आपने पूरे साल में पढ़ लेनी है। ये पढ़ लेते हैं आप लोग। अगर आपको नहीं पढ़ाई गई तो आपके साथ ज्यादती की गई है इस क्वेश्चन के हवाले से, क्योंकि अब अनसीन नहीं आता, अब आपकी टेक्स्ट में से आता है पैराग्राफ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेंटेंस होते हैं, कभी 4 भी हो सकते हैं। इतने छोटे से, छोटा सा होता है, और उसके अंदर 5 से 6 पंक्चुएशन की चेंजेस होनी होती हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसका तरीका यही है, पढ़ें पढ़ें पढ़ें, यानी रीडिंग करनी है, उसको समझने की कोशिश करनी है, रीडिंग करनी है, समझने की कोशिश करनी, क्योंकि उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, कोई कॉमा नहीं लगा हुआ, कोई बड़ा लेटर छोटा लेटर इस तरह से नहीं है, सारा कुछ ही सामान लिखा हुआ है। तो आपने पढ़ना है, पढ़ के उसको समझने की कोशिश करनी, बार बार पढ़ें, फिर उसको ट्रांसलेट करें, जो आपके लिए सबसे बड़ा है, जो होगा अगर आपकी किताब में से आता है। अगर आपने पूरी किताब पढ़ी है, आपको पूरी किताब ट्रांसलेशन की हुई है, आपने सीखी है, पढ़ी है, किया है, जो भी है, तो फिर आप ट्रांसलेट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कितने सेंटेंस हैं, कौन सा सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है। तो उसके बाद आपने उसको पंक्चुएट कर देना है। और फिर पंक्चुएशन, ये स्केल करने के लिए आपको पंक्चुएशन के रूल्स सीखने पड़ेंगे, जो आपको आपके टीचर्स ही सिखा सकते हैं रियल एग्जांपल्स देकर। ये रट्टा नहीं लगाया जा सकता, ये वो क्वेश्चन है जिसको आप रट्टा नहीं लगा सकते। और कैपिटलाइजेशन, इसके रूल्स होते हैं कि कहाँ पे बड़ा लेटर लिखना है, और स्टॉप मार्क्स क्या होते हैं, पॉज मार्क्स क्या है, और दूसरे मार्क्स क्या हैं, और कैसे इस्तेमाल होने हैं, ये सारा कुछ आपको सीखना चाहिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत लंबा काम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स में पूरा हो जाता है, 2 लेक्चर्स में, और बाद औक़ात तो 1 में भी हो जाता है। पेयर्स ऑफ वर्ड्स, या इन्हें वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड भी कहा जाता है, 2 लफ्ज जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं, तो उनको आपने प्रिपेयर करना है। पेपर में वो 7-8 आते हैं पेयर्स, आपने 5 के सेंटेंसेस लिखने खुद से, पेयर्स आएंगे और आपने उनमें से 5 को अटेम्प्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने 10 सेंटेंस लिखने हैं और सिर्फ 5 नंबर हैं। और इसमें मार्किंग का रूल ये है कि एक गलत हो गया तो वो पूरा गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि आपने 3 या 5 ही किए हुए हैं, पहले का पहला गलत है, दूसरे का भी पहला गलत है, बाकी सारे ठीक है, तो वो आपको एग्जामिनर जो है वो पहले का भी 1 नंबर और दूसरे का भी एक आधा आधा नंबर डाल के तो आपको 4 नंबर दे देगा। ऐसा नहीं है, वो पहले के भी पूरा 1 नंबर काटेगा, दूसरे का भी पूरा 1 नंबर काटेगा, आखिरी वाले 3, ये जो 6 सेंटेंस आपने ठीक लिखे हैं उनके तो आपको 3 नंबर देगा। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे स्ट्रिक्ट क्वेश्चन जो है एक ये है, और एक वो इससे पहले जो पंक्चुएशन वाला था। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनमें आपके नंबर बहुत ज़्यादा कटने के चांसेस होते हैं। इसमें आ भी सकते हैं अगर आपने अच्छे से याद किए हुए, और आपकी बोर्ड की बुक के ऊपर आई थिंक 74 पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन इतने हैं, जैसे भी ज़्यादा हो सकते हैं। एनी हाउ, आपने बोर्ड की बुक को फॉलो करना है। ट्रांसलेशन, सबसे अहम सवाल आखिर पे होता है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन है और एक पैरा आता है, आपने वही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 15 नंबर। और ट्रांसलेशन के बारे में एक काफ़ी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ट्रांसलेशन
वो चीज़ है कि आपको सेंटेंस पढ़ के या आपको पैरा पढ़ के जो चीज़ समझ आई है वो उसकी ट्रांसलेशन है। जो आपको समझ आई है वो उसकी कम्प्रीहेंशन है, वो उसकी ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन का मतलब है कि एक ज़ुबान से उठा के दूसरी ज़ुबान में उसको आपने फिट कर देना है। कि अगर आप इंग्लिश का एक पैरा ट्रांसलेट कर रहे हैं और आप उसको ट्रांसलेट करके किसी ऐसे बंदे को दे देते हैं जो उर्दू पढ़ता है, जिसको उर्दू आती है, तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग या आपकी इंग्लिश की कंप्रीहेंशन और उसकी उर्दू की कंप्रीहेंशन मैच करनी चाहिए। ट्रांसलेशन ये चीज़ होती है। इसमें लफ्ज़ों के तर्जमा करने पे भी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखनी पड़ती है। चैनल के ऊपर बहुत सारे दोस्त हैं वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी एतराज़ करते हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में तकरीबन वही चीज़ पेश करता हूँ जो मेरी राय में, और मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश से आपको वो चीज़ देने की कोशिश करता हूँ जो आपको फ़ायदा देगी और जो आपको एग्ज़ाम्स में भी ठीक से काम आएगी। ट्रांसलेशन करने के लिए अगर आपने तो बुक में से बुक पढ़ी हुई है तो फिर तो इतना लंबा चौड़ा इशू ही नहीं है। उसको पढ़ें, ठीक ठाक पढ़ें, फिर उसकी ट्रांसलेशन लिखें, ड्राफ्ट लिखें उसका। ड्राफ्ट कहाँ पे लिखते हैं आप? कभी लिखा भी नहीं होगा, हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं ऐसी चीज़ों का। आप अपनी आंसर शीट को पलट कर उलट कर आखिरी पेज जो तकरीबन आपने यूज़ ही नहीं करना, उसके ऊपर बड़ा सा मार्कर से ड्राफ्ट लिखें और उसके ऊपर इसकी प्रैक्टिस करें। एक प्रैक्टिस के तौर पे ट्रांसलेशन लिखें, फिर उसको अपने क्वेश्चन पेपर के साथ मैच करके देखें कि ये आपने ठीक किया या कोई लफ्ज़ चेंज करना चाहिए। और जब आपको फाइनल हो जाए तो आप उसको दोबारा जहाँ पे आपने पेपर में उसको लिखना है वहाँ पे अटेम्प्ट कर दें, लिख दें। और फाइनलाइज जो आपकी ऑप्शन होगी उसमें आपकी वर्ड रिटेंशन मैक्सिमम होनी चाहिए। वर्ड रिटेंशन क्या चीज़ है कि लफ्ज़ का तर्जमा, लफ्ज़ी तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ करना कहा जाता है कि गलत है, लेकिन वो उस सूरत में गलत होता है कि जब आपने कोई मुहावरा है उसको गलत कर दिया। मुझे चक्कर आ रहे थे या मेरा सर चक्कर खा रहा था, तो माई हेड वॉज ईटिंग साइकिल्स। तो इस तरह की नॉनसेंस चीज़ें नहीं, इस चीज़ से मना किया जाता है। ये नहीं है कि आप लफ्ज़ का जो इंग्लिश में लफ्ज़ है उसका जो उर्दू इक्विवेलेंट है वो ना लिखें, कुछ और लिख लें। एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल सा सेंटेंस है, ही डिडंट टेल द ट्रूथ। उसने सच नहीं बोला, उसने सच नहीं बताया, उसने सच नहीं कहा। ये तीनों ट्रांसलेशंस ठीक होंगी। लेकिन टेल की प्रॉपर उर्दू जो इक्विवेलेंट है वो है बताना, बोलना। बताना या बोलना, कहना नहीं है। उसने सच नहीं कहा ये गलत हो जाएगा, उसने सच नहीं बोला ये ठीक होगा, उसने सच नहीं बताया ये भी ठीक होगा। तो लफ्ज़ों की रिटेंशन होनी चाहिए कि वही लफ्ज़ रहे, ऐसा नहीं हो कि आप बदल के कुछ और कर दें।